आज ना पहली दफ़ा अमेज़ोन से मेरे लिए कुछ आया। वरना हमेशा बेगम की लिपस्टिकें आ रही होती हैं, वो काजल वाला ब्रश आ रहा होता है, कभी कभी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट आ रही होती है। लेकिन आज भाई ने कंजूसी को दफ़ा करके कुछ मंगवाया है अपने लिए। इसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग। ये है कैंची। रिश्तेदारों की ज़ुबान देना ज़रा तेज़ होती है ना। और ये इसमें से निकला है रिचार्जेबल ओरल इरिगेटर। यार दांतों में बोटियां फंस जाती है ना, वो तारों वाला फ्लॉस मार मार के खून निकल आता है। हम गरीबों का यही मसला ना, और कोई फंसाए ना फंसाए, दांतों में बोटी फंसा लेते हैं या ट्रैफिक में गाड़ी फंसा लेते हैं। गुड मॉर्निंग ऊपर वाले लोगों। बेगम अभी घर नहीं है, इसलिए मेरे पास बहुत सारा टाइम है आज घर पे व्लॉग बनाने का। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अहमद भाई 1 डे इन योर लाइफ का व्लॉग बनाए, लेकिन आपको मैंने बताया था ना मैं 1 हफ्ता अस्पताल में रहता हूँ, 1 हफ्ता घर पे रहता हूँ, तो बेसिकली मैं दोनों वीक्स को मिक्स करके आपको स्टोरी बताऊंगा। इसके बारे में जानने के लिए आपको एंड तक देखना पड़ेगा। बेगम चूंकि पढ़ रही थी पूरे हफ्ते से, तो उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि मैंने घर की सफाइयां नहीं की हुई तो तुमने आके करनी है। तो मैंने आके जब किचन साफ किया तो याद है आपको मैंने कहा था कि जब आप फर्निश्ड अपार्टमेंट लें तो पुराने वाले जो पड़े होते हैं वैक्यूम कमरों में, उनको ना यूज करें। वो मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि उस वैक्यूम को मैंने अपने किचन के टेबल के नीचे यहाँ रखा हुआ है, और जब मैंने वो उठाने की कोशिश की कि चलो उसको मैं जरा मूव करके इसकी पीछे से सफाई कर लूं, तो इसके अंदर से एक चूई निकली। कैन यू बिलीव इट? I know the irony is कि मैं चुई को चुई कह रहा हूँ। Look at my own face, but it's okay। बेशक वो मरी हुई थी, ऐसे मरी हुई थी जैसे वो लाहौर ब्रोस्ट की चिप्स नहीं होती ऐसे, but that's not the point। गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा है कि मैं पाकिस्तान से 3 साल स्ट्रगल करके इधर पहुंचा हूँ, और यहाँ भी मुझे अपनी बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पे चुईयां मिल रही हैं। तो लाना तो यार इतनी स्ट्रगल करने पे, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो चुईयों वाला ही रहना। तो लाहौर में भी घर पे रोज चुईया आ जाती थी, अब्बू चुईयां मारते थे, अम्मी चीखे मारती थी। चुई वैक्यूम के अंदर से निकली है, उसके पाइप में से। कैन यू बिलीव इट? पता नहीं कब से पड़ा हुआ था, इसलिए वैक्यूम जरूर नया ले ले। वैसे अहमद, हाउ आर यू सो श्योर कि वो चुई थी? वो चूहा भी तो हो सकता है। नहीं, मैंने चेक किया था नीचे से। बड़ा हरामी हो बेटा। For those of you who don't know who GP is the doctor जिसके पास हर बंदा रजिस्टर होता है लाजमी। एक डॉक्टर भी एक जीपी के पास रजिस्टर होता है। दवाइयाँ जीपी के बगैर आप नहीं ले सकते इस मुल्क में, इसलिए पाकिस्तान से दवाइयाँ लेके आते हैं। बेसिकली जीपी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। इज लाइक द गर्लफ्रेंड और द क्रश हु नेवर रिप्लाइज यू in time। It's 9 AM and I am at the GP because GP ने 9 बजे का टाइम दिया था, and it's very important कि आप 8:45 वहाँ पहुँच जाएं। जब मैं नया नया यहाँ पे आया था ना, तो मेरे जीपी ने मुझे 12 बजे की अपॉइंटमेंट दी थी, तो मैं 12:05 पे पहुंचा था, और मैंने सोचा था मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अंदर जाने देंगे। मैंने कहा मैं भी डॉक्टर हूँ। कहते हैं हम क्या करें, आप होंगे डॉक्टर, अगले महीने आइएगा, अब कोई अपॉइंटमेंट नहीं है पूरे महीने। यार एक तो नज़्म ज़ब्त बहुत है ना इस मुल्क में, हमें आदत नहीं है इतने नज़्म ज़ब्त की, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस की, इतनी पंक्चुअलिटी की। इट्स टफ फॉर मी, आई डोंट लाइक दिस कंट्री फॉर दिस रीजन। डॉक्टर कार्ड भी नहीं चलता यहाँ पे। डॉक्टरों को उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी उबर ड्राइवर को मिलती है, जितनी प्लम्बर को मिलती है। चलान हो जाए तो आप कहो ना डॉक्टर हैं, तो वो कहेंगे सर हम क्या करें, आप होंगे डॉक्टर, अपने घर होंगे। क्या मतलब इस मुल्क में कोई बच्चा पैदा होगा तो माँ बाप क्या उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे कि डॉक्टर ना बनो? ये क्या बात है? ये किस तरह का मुल्क है? बच्चा कहेगा मैंने आर्टिस्ट बनना है, या मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, या साइकोलॉजिस्ट बनना है, या टीचर बनना है, तो माँ बाप उसको बनने देंगे? उसके ख्वाब उसकी मर्जी से चूज करने देंगे? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरा ना पेट निकल आया, लोअर बेली फैट। ये ऐसी चीज है जो कि एक दफा निकल जाए तो ये सिर्फ खाना छोड़ के ही वापस जाती है। और मेरे जैसे फिजिक के लोगों का जब पेट निकलता है ना, तो ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि बाकी जिस्म पतला सा होता है, सिर्फ पेट बाहर निकल रहा होता है, तो अजीब एसिमेट्रिकल सी पर्सनैलिटी लग रही होती है यार। इफ दिस इज मी एंड दीज आर माई लेग्स साइड पोज से, तो दिस इज माई पेट। मतलब गलत जगह पे मेरा मैन बूब निकला है। लोगों का यहाँ पे होता है मर्दों का, मेरा इधर निकला है। इसलिए मैंने सोचा कि जिम चलते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी बिल्डिंग में जिम और स्विमिंग पूल फ्री है, और पिछले 2 महीने से जब से हम इस फ्लैट में आए हैं, हम ना जिम में गए हैं ना स्विमिंग पूल में गए हैं, क्योंकि फ्री है ना। घर की मुर्गी दाल बराबर यही कुछ 100 पाउंड देना पड़ता होता ना मेंबरशिप का, तो भाग के जाते, खैर तब भी ना जाते। So it's a beautiful day and I'm taking you to my gym, जिसमें मैं खुद पहली दफ़ा जा रहा हूँ, and I'm so excited that I will use the machines। मैं जिम में आ तो गया हूँ, लेकिन जिम के बाहर वेट कर रहा हूँ, क्योंकि there's another person who is exercising inside। मैं उसके सामने एक्सरसाइज नहीं कर सकता because he has a very good build। मैं उसके सामने कांगड़ी लग रहा हूँ।
अभी मैं कम्प्लेक्स में हूँ ना, इनसिक्योर हूँ अपनी बॉडी के बारे में मैं वेट कर रहा हूँ कि वो निकले ताकि मैं आपको बताऊँ कि मैं कैसे एक्सरसाइज करता हूँ। हमारे घर में भी मेरे अब्बा जी ने ट्रेडमिल ली थी, उस पर ट्रेडमिल पे हम कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करते थे जिससे हमें फिट बना दिया। 20 minutes later. आजा यार बाहर, क्या तू मेरी यहाँ पे घास पे बैठ बैठ के पिट्ठी गीली हो गई है कसम से। लो जी, मैं जिम में आ गया हूँ और वो बंदा चला गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिम में एक्सरसाइज कैसे करता हूँ मैं। भाई आपका ज़रा वार्म अप होने लगा है। जैसे ये देखे ना, ये जिम है। अब मैं चूज़ करूँगा कि मैंने कौन सी मशीन पे अपना काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली मशीन है, तो ये मेरी जैकेट है और ये मैंने मशीन यूज़ कर ली, क्योंकि हमारे घरों में कपड़े धो के सुखाने के लिए ट्रेडमिल बेस्ट जगह होती थी, क्योंकि इस पे धूप भी पड़ती थी, क्योंकि सेन में पड़ी होती थी। तो ये मैंने कर लिया अपना जिम। अब मैं जा रहा हूँ वापस। अल्लाह हाफिज़। ये है जी स्विमिंग पूल एंड सोना। मैं तो बस जाके सोना जाके। ये जिम में ये स्विमिंग पूल है, इसमें मैं आपको नहीं लेके गया क्योंकि अंदर मैं गया था तो अंदर एक आंटी जो है वो नहा रही थी तो मैं कैमरा अंदर नहीं लेके गया। जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे उस तरह के कपड़े मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। आई लाइक द आइडिया ऑफ स्विमिंग बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट्स जिसमें आपको कपड़े नहीं पहनने पड़ते। आई हेट ड्रेसिंग अप, आई हेट वेयरिंग क्लोथ्स। आई लव दिस जॉब बिकॉज इसमें मुझे ये स्क्रब्स में सारी जिंदगी गुजारने का मौका मिलता है। मैं कहता हूँ पैंट शर्ट और टाइयाँ पहन के ना मुझे मौत पड़ती है। ये अब इंसानों ने ईजाद किए यार कपड़े। पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे, पत्ते पुत्ते बांध के निकल जाते थे, वो भी नहीं निकलते थे, कोई एक दूसरे को नहीं देखता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, तब भी लोग जिंदा रहते थे ना यार। ये क्या फॉर्मेलिटीज में पड़ गए। आई एम राइटिंग अ सॉन्ग अबाउट दिस अनफेयर बर्डन ऑन ह्यूमैनिटी टू वेयर क्लोथ्स एवरी डे। अगले महीने सॉन्ग रिलीज करूंगा, स्टे ट्यून्ड, अभी बता रहा हूँ। भिंडियाँ लेने गए हैं तो पता लगा भिंडियों को ओकड़ा कहते हैं। ओकड़ा, ओकाड़ा में से ए निकाल देना बीच वाला तो ओकड़ा। लेडी फिंगर पता नहीं क्यों नहीं कहते, शायद ये सेक्सिस्ट समझते हैं। खैर है, चलो। एंड वी आर नॉट कुकिंग एट होम, तो हम ना इस दुकान पे आ जाते हैं। ये हमारा गो टू प्लेस है। मुंह उठा के दिन रात यहीं पे आ जाते हैं, नाश्ता करने, खाना खाने, डिनर करने। चांदनी चौक, ये सेल्फर्ड में है, मैनचेस्टर में, एंड इट्स अ गो टू प्लेस फॉर ऑल दिस। अगर आप इसके अंदर जाएं, यानी बचपन की वो चीज़ें हैं जो हमें करियाने की दुकानों से मिलती थी ना पाकिस्तान के किसी भी शहर में। कोकोमो, बंटियाँ, खोपरा कैंडी, टॉफियाँ, स्पारियाँ, इवन फ्रेश अप, लॉलीपॉप्स जो सारे हुक्मरान आवाम को देते हैं। समोसे, पकोड़े भी होते हैं यहाँ पे, अभी वो आने वाले हैं। फिर ये सारी बेकरी के आइटमें, फिर रसमलाई, फिर गुलाब जामुन, फिर ये पीक फ्रिंस के बिस्किट, देसी नाश्ते सारे, सलांटी भी। कैन यू बिलीव इट, इस जगह पे आके ना कोई देसी बंदा खाली हाथ नहीं जा सकता, क्योंकि उसको कोई ना कोई चीज़ तो लेने का दिल करता है। और हम भी यहाँ पे नशई हो गए इन लोगों के। इन्होंने हमारे से आवाज़ार हो जाना कि तुम रोज़ ही आ जाते हो। और जब संडे आ जाता है और अगले मंडे को मैंने जाना होता है, तो संडे वाली रात को मेरा मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मंडे एक ऐसी नहूसत है इंसानी ज़िंदगी के अंदर कि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मंडे आना ही होता है 6 दिन बाद। अब मैंने लंदन 12 बजे पहुंचना होता है, 3-4 घंटे की ड्राइव होती है। तो मैं सुबह से यहाँ पे 8 सवा 8 अगर निकलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो रास्ते में 4 घंटे मैंने सिर्फ ड्राइव करना होता है। पहले मैं घर से रो के निकलता हूँ, रास्ते में हर दफ़ा कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होता है मोटरवे पे। 4 घंटे का सफ़र 5 अक्सर 6 घंटे में भी हो जाता है। आधी मेरी ज़िंदगी सड़कों पे गुजर गया। आई एम हाफ ह्यूमन हाफ ड्राइविंग। लेकिन वो जो 4 घंटे का सफर मैं पिछले 5 महीने से हर हफ्ते कर रहा हूँ, उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। इस मुल्क की ड्राइविंग में और पाकिस्तानी ड्राइविंग में बहुत फर्क है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हॉर्न देना गाली होता है। यहाँ पे अगर आपको कोई हॉर्न दे देना, इसका मतलब है कि आपको वो तकरीबन कत्ल करने वाला है। इट्स अ बिग थिंग हियर। और लाहौर में तो इशारे पे खड़ा हो गया, जब तक कोई पीछे वाला बंदा हॉर्न न दे तब तक मैं चलता नहीं था आगे। उधर तो हम हॉर्न से म्यूजिक बजा रहे होते थे, पूरी बीट्स बनाते थे, गाना बजाते थे। पाकिस्तान में तो आप हॉर्न के बगैर ड्राइविंग कर ही नहीं सकते, वरना रेडी वाले आपको बज रहे होंगे बार बार आके। मैं बता रहा हूँ, इस मुल्क में गुनाह है हॉर्न बजाना। मुझे अभी तक 5 महीनों में 2 दफा किसी ने हॉर्न दिया है। बेसिकली वो मुझे कुत्ता कमीना कह रहा होगा, जाहिर है। और बहुत स्लो चलते हैं यार लोग इस मुल्क में। 70 मील पर आवर की स्पीड होती है। हम लाहौर से इस्लामाबाद 3 घंटे में जाने वाले लोग, मेरी गाड़ी का टोटल मीटर 140 पे था और मैं 141 पे लेके जाता था उसको। 130 से नीचे तो आने की आदत ही नहीं थी ना कनाल रोड पे भी। इधर गाड़ियां रींग रही होती हैं, फिर भी बच जाती हैं दूसरे में। यार किस तरह के लोग हैं ये, नाजुक बहुत है। दूसरी बात ये कि जब आप मोटरवे पे राइट लेन में चल रहे होते हैं ना, तो पीछे वाला बंदा जब आपके बिल्कुल करीब आता है, तो हमें पाकिस्तानी आदत ये होती है कि शीशे में देखते हैं कि बंदा चढ़ रहा है ऊपर, एक एंग्जाइटी होती है यार मैं राइट लेन से हटा लूं फौरन।
वरना ये पीछे वाला बंदा हॉर्न मारी जाएगा या डिपर मारी जाएगा, लेकिन ये ना हॉर्न मारते हैं ना डिपर मारते हैं भाई, सुकून से अपने लेन चेंज करके ओवरटेक करके चले जाते हैं। तंग ही नहीं करते यार, इतना सुकून ड्राइविंग में। हर बंदा अपनी अपनी लेन में चल रहा है सुकून से, कोई एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहा है, दूसरे को इनसिक्योर नहीं है कोई बंदा दूसरे की स्पीड से कि वो कितना तेज जा रहा है मैं भी तेज चला जाऊं, को रेस लगाने की चुल नहीं हो रही, उंगल नहीं करा रहा कोई एक दूसरे को फजूल में। इस ड्राइविंग एनवायरनमेंट से मैंने ना एक बहुत डीप चीजें सीखी हैं अपनी जिंदगी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा जैसे चैनल बढ़ रहा है तो हर कंटेंट क्रिएटर जैसे जैसे ग्रो कर रहा होता है तो एक अनइंटेंशनल सी अर्ज होती है दूसरे कंटेंट क्रिएटर से अपने आप को कंपेयर करने की कि उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसको गोल्डन बटन मिल गया है, वो 1 मिलियन पे पहुंच गया है। फ्रस्ट्रेशन होती है, रातों को नींदें नहीं आती बिकॉज आप अपने काम को बहुत सीरियस ले रहे होते हो, लेकिन हर दिन आपका अच्छा नहीं गुजरता इस कंटेंट क्रिएटिंग बिजनेस के अंदर। एवरी डे इज अ चैलेंज। अब ऑनेस्टली मेरे अंदर भी चीजें आती हैं लेकिन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार ये मेरे लिए अच्छी हैं कि बुरी हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड इस ड्राइविंग एनवायरनमेंट से कि यार हर बंदा अगर अपनी अपनी लेन में चले तो वो अपनी किस्मत के टाइम से अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। ये रास्ते में एक दूसरे के साथ उंगल कराने, एक दूसरे से इनसिक्योर हो के बड़ी बड़ी छलांगे मारने से सिर्फ अपना सुकून बर्बाद होता है, उल्टा रिस्क बढ़ जाता है आपका कि एक्सीडेंट ना हो जाए जिंदगी में। आपकी क्रिएटिविटी आपकी ही रहेगी, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, और हर बंदे को अपनी अपनी जगह अपनी लेन डिसाइड करने का हक है। दूसरों की रिलेटिव वेलोसिटी पे फोकस करते रहेंगे तो आपका भी दिल करेगा यार मैं भी थोड़ा इसको मैच कर लूं, लेकिन आप वो है नहीं, आपके वो सर्कमस्टांसेस नहीं है जो दूसरे लोगों के हैं शायद। तो आप अपने हालात के मुताबिक प्रोग्रेस करते रहे थोड़ी थोड़ी रोज। मुझे पता है दुनिया का सबसे आसान काम है अच्छी अच्छी बातें करना जो मैं आराम से कर लेता हूँ, असल में बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा होता है यार ये आगे निकल गया, ये आगे निकल गया। असल में तो मैं सड़ रहा होता हूँ दिल में लोगों से ना, उफ अल्लाह इसकी वीडियो वायरल होगी, इसकी वीडियो वायरल होगी, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट ब्रो। तो मेरा ना सिक्योर फील करने की स्ट्रेटेजी ये है कि मैं ना डिनाई नहीं करूंगा कि मैं सड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को सड़ने दूंगा, इतना सड़ने दूंगा, इतना सड़ने दूंगा, इतना सड़ूंगा कि थक जाऊंगा सड़ सड़ के। फिर मैं इन दी एंड कहूंगा यार मैं अब क्यों सड़ रहा हूँ, मैं थक गया हूँ सड़ सड़ के, फिर मैं सिक्योर हो जाऊंगा। तो ये मेरा टोटका है बेसिकली, अगर आप पे अप्लाई होता तो आप करके देख लें। मैंने जिंदगी में यही सीखा भाई, नेगेटिव इमोशंस आर वेरी रियल, एक्सेप्ट देम, अंडरस्टैंड देम, एनालाइज के वो उसका ट्रिगर कहाँ पे है, उसको होने दो, इतना होने दो कि वो आप डिसेंसिटाइज हो जाओ आप उससे। उसको डॉक्यूमेंट कर लो, उस इमोशन को लिखना शुरू कर दो उसके बारे में कि आई एम जेलस ऑफ दिस पर्सन, नाम लिखो उसका, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप उसको ओवरकम कर लो। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जेलसी पिछले 10 साल के अंदर अपनी कंट्रोल की है। इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग टू से, हर बंदा छुपाता है, लेकिन वी ऑल नो जेलसी इज रियल। तो व्हाई नॉट जस्ट सेलिब्रेट इट एंड टॉक अबाउट योर इनसिक्योरिटीज सो दैट वन डे द नेगेटिव एनर्जी ऑफ योर इनसिक्योरिटीज गेट्स लोअर and your positive energy to overcome them becomes higher, and then you will realize what kind of a person you are. Know yourself, be yourself वाले मंजन बेचते तो हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि भाई इस सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में अपनी ईगो मार के एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ यार ये चुत्यापा है मेरे में, मैं हूं इतना कमीना, मैं ग्रज रखने वाला बंदा हूं अंदर ना अपने। जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सोल्यूशन पे कभी नहीं पहुंचोगे, मर जाओगे ऐसे ही इनसिक्योर। अभी जवानी में अपनी इनसिक्योरिटीज आइडेंटिफाई करके उन पे काम करना शुरू कर दो, ताकि जब तक बड़े होके तुम्हारे बच्चे हो तो उनको तुम अजीब इनसिक्योर पेरेंट के तौर पे परवरिश ना करो उनकी। या हमारी अम्मी अब्बू की जनरेशन की तरह दूसरों के बच्चों से इनसिक्योर होके अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाइए जबरदस्ती। अपने तुम्हारे अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास हैं जिंदगी में, कभी तुम थेरेपी में नहीं गए, थेरेपी में जाने से तुम्हें डर लगता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, पता नहीं। खुद पहले हील हो जाओ फिर किसी और बंदे की जिम्मेदारी लेना भाई। एवं शादी भी करी जा रहे हो, बच्चे भी करी जा रहे हो, डिग्रियां भी ले जा रहे हो, पता है नहीं कि मैं हूं किस किस्म का बंदा, मेरी शनाख्त क्या है, मेरे शौक क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। माई वीकनेस इज दैट आई एम अ परफेक्शनिस्ट। बकवास, ऊपर से प्राउड फील कर रहे हो परफेक्शनिस्ट हो, भाई हल करो, मसला है तुम्हारे साथ, इर्द गिर्द के लोगों को पागल कर दोगे तुम। यू आर अ जेलस इनसिक्योर पर्सन इनसाइड, यू आर अ जजमेंटल फ्रीक। आइडेंटिफाई योर जजमेंटल ट्रिगर्स, जिसकी वजह से आप जजमेंट होते हो, उसको एनालाइज करके उसके रूट कॉज पे पहुंचो और देखो कि मैं इस जजमेंट को खत्म कैसे कर सकता हूं किसी के बारे में। कम्युनिकेशन इज द की, इंट्रोस्पेक्शन इज द की। बगैर तो मुंह उठा के जिंदगी में आ जाते हो, पता कुछ है नहीं, FCPS कर लिया, MCPS कर लिया, अंदर से खड़ूस जालिम, दिमाग बंद। यहाँ से मैं क्या करूं अगर तुम कंसल्टेंट हो भाई, मैं क्या करूं तुम 4 बच्चों के बाप हो, मैं क्या करूं तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, मैं क्या करूं तुमने पूरी दुनिया घूमी हुई है, तुम UK में रहे हो इतने साल, तुम्हारे पास ग्रीन कार्ड है, मैं क्या करूं। जब तुम्हें अपने बारे में ही नहीं पता पूरा तो तुम क्या मुझे अपने अचीवमेंट्स बताई जा रहे हो यार, भाड़ में जाओ तुम भी, तुम्हारी अचीवमेंट्स भी।
खैर अस्पताल की रूटीन की बात करते हैं। अस्पताल में मैं पहले दिन उठता हूँ, चीज़ ऑमलेट खाता हूँ, एंड दैट्स honestly the best part of my day, actually the only good part of my day. And then I get hydrated because apparently human body is 70% of water and you should maintain it by 70% at least. इतने कोई फजूल लोग है ना, ये मेरा कमरा वो मोहल्ले के दूसरे कोने में है और वार्ड दूसरे कोने में है, so I always bring my supply of water, bottles of water नहीं, balls of water, and ना पानी पी पी के ना मैं अपने आप में बह जाता हूँ। जितना मैं पानी पीता हूँ ना आजकल, मुझे कोई ये नहीं कह सकता अहमद तेरे में पानी नहीं है। फट्टू मैं हूँ लेकिन पानी भी मेरे में बहुत है। 2 महीने पहले I realized कि I really need to work on my upper torso strength। ये डॉक्टरों और डेंटिस्ट के साथ एक मसला होता है कि क्योंकि उन्होंने सारे मरीजों की फाइलें नीचे मुंह करके ऐसे लिखनी होती हैं सारा दिन, तो मेरे यहाँ पे पूरा स्ट्रेन आ गया था। इट हैज बीन देयर फॉर लाइक अ ईयर और समथिंग एंड आई हैव बीन कंसल्टिंग फिजियोथेरेपिस्ट्स and they have told me some exercises. So every day I make sure I do 15 minutes of exercise at least for my upper trapezius strength. अपर टॉर्सो स्ट्रेंथ के लिए एक सस्ता तरीका ये भी होता है कि आप पुशअप्स लगाना शुरू कर दें। अब जब मैंने शुरू किया था 2 महीने पहले, तो मेरे से सिर्फ एक पुशअप लगी थी पहली दफा। अब आफ्टर 2 months आई एम एट 22 पुशअप्स पर डे। तो मेरी रिस्ट में स्प्रेन हो गया था, तो इसलिए अब मैं ऐसे हाथ नहीं रख सकता बिकॉज मेरा बॉडी वेट एग्रेवेट्स द पेन। सो व्हाट आई डू इज आई पुट द नकल्स ऑन द फ्लोर। लेकिन नकल्स जो है अब ये दर्द करते हैं अगर लकड़ी के फ्लोर पे रखे जाए। देखें आप, लकड़ी का फ्लोर है यहाँ पे, मसला ये है। फिर मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा यार वो जो जूते लिए थे मैंने 50 पाउंड के, ये वाले, ये कब काम आएंगे? तो फिर मैंने क्या करना शुरू किया, मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ व्हाट आई डू इज आई पुट माई नकल्स ऑन द सोल ऑफ माई शूज बिकॉज ये नरम है ना, ये कब काम आएंगे? इसका काम सिर्फ पाँवों को राहत देना थोड़ी है, हाथों को भी देना राहत। And then I put them like this at an optimum distance, and then I do push-ups every day. 20. Oh my God. This bowl of salad is more colorful than your whole life. How do I manage my videos with my duty hours? ऑफ कोर्स मैं ये सारी हरकतें अपने कमरे में उन आधे घंटे की ब्रेक्स के दौरान करता हूँ जब मुझे वार्ड से छुट्टी मिलती है, यानी कि 2 घंटे मरीज देखे, फिर आधे पौने घंटे की ब्रेक ले ली, क्योंकि 24/7 रहना होता है पूरे अस्पताल में। जॉब इस तरह की है, तो आई एम यूजिंग दिस जॉब वाइजली टू ग्रो माई चैनल एज वेल। ये देखो बेगम, हमारे घर नया मेहमान आया है। आज हम 2 से 3 हो गए हैं। ये देखिए मैंने क्या मंगवाया है अपनी बोरियत को मिटाने के लिए। कभी कभी जब संडे को मरीज नहीं होते तो मैंने अस्पताल में ऑर्डर कर लिया। यहाँ प्राइवेसी है, कुछ भी कर सकते हैं अकेले। मेरी वीडियोस ना ऐसे इन 2 टूटियों की तरह है। इससे गर्म पानी आता है, मतलब कभी गर्म होती हैं, वायरल हो जाती हैं, बहुत अच्छा कंटेंट होता है। और ये ठंडा पाने वाली है, मतलब बहुत ठंडी वीडियोस होती है ना कभी कभी, तो बहुत ठंडी, इतनी ठंडी के गर्मियों में आपके घर एसी नहीं है ना अगर, तो आप मेरी वीडियो चला ले, कमरे में ठंड पड़ जाएगी कसम से। 10 में से 7-8 वीडियोस ठंडी होती हैं, 2 कोई काम की निकल आती हैं। लेकिन बात ये है जो मैटर करती है वो ये कि पानी आ रहा दोनों में, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, काम अच्छा बुरा होता रहता है। लेकिन जब ठंडी वीडियो होती है तो उसके बाद मैं सैड होता हूँ, और सैड होता हूँ तो किसी चीज को जफ्फी डाल के उस पर रोने को दिल करता है। तब तकियों को गोद में रख के जफ्फी डाल के मैं थक गया था, इसलिए मैंने सोचा यार मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो गोद में रखूं, उसको जफ्फी डालूं, उसमें से आवाज भी आए थोड़ी सी ना। तो फिर गिटार का मैंने डिसीजन लिया। आई डोंट नो शिट अबाउट इट। देखो गिटार को निकाल देना अगर डब्बे में से, डब्बा ऐसे लग रहा है जैसे कॉफिन होता है, अल्लाह माफ करे। ये उन लोगों के लिए जो नौकरियां कर करके अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करना भूल गए हैं, अंदर से मर चुके हैं, ये उन लोगों के लिए कॉफिन है। काफ़ी लेट आया तुम मेरी ज़िंदगी में है गिटार। यूनिवर्सिटी में आ जाते तो मैं किसी को इम्प्रेस ही कर लेता, बस इसलिए सिंगल रहा हूँ मैं 5 साल यूनिवर्सिटी में। DSLR लेके यूनिवर्सिटी में मैं दर बदर लूर फिरा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब लड़कियां कहती थी तस्वीर लो और फिर कहती थी इस नंबर पे सेंड कर दो, मैं सेंड करता था, वो अगले कोई बात नहीं करती थी, आगे से सीन करके इग्नोर कर देती थी। अब मैं किसको इम्प्रेस करूं है? अब आ गए हो तुम मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। बेगम वैसे डिप्रेस्ड है मेरे से, एक ही लड़की को बार बार इम्प्रेस करके क्या फायदा है? नहीं सड़ो ना, नया नहीं लिया, ब्रांड न्यू था, 100 से 150 पाउंड तक का। ये सिर्फ 35 पाउंड का सेकंड हैंड, बस लिया गुजारे के लिए, पकड़ने के लिए, गोदी में रखने के लिए लिया बस। नाउ यू नो, जब मेरी कोई वीडियो नहीं चल रही होती जिस दिन, उस दिन मैं चुप करके रो नहीं रहा होता। आई एम एक्चुअली लर्निंग गिटार। तो जितनी ज्यादा वीडियोस खराब जाएंगी उतने ज्यादा चांसेस है मेरा गिटार ज्यादा सीखने का। तो विन विन सिचुएशन है ना। कैसा कैसा कैसा? दैट्स हाउ यू चैनलाइज योर फ्रस्ट्रेशन इनटू समथिंग प्रोडक्टिव। जिंदगी में एक्साइटेड होकर बहुत सारे फैसले किए हैं, दिस इज वन ऑफ देम। शादी वाज नॉट वन ऑफ देम।
बड़ा सोच समझ के किया था। MBBS में आना वॉज नॉट इवन माई डिसीजन। नाना अबू फैसला कर गए थे फौत होने से पहले कि हमारा पोता डॉक्टर बनेगा। बिफोर आई कुड कन्विंस हिम कि यार और भी प्रोफेशन होते हैं दुनिया में, लेकिन नहीं, वो चले गए अगले जहां, मुझे फंसा गए। हम तो जब बड़े हो रहे थे ना, मैट्रिक FSC कर रहे थे, तो हमसे सब्जी वाला आके पूछता था, हाँ भाई डॉक्टर कितना बन गया तू है। इस तरह का सोसाइटल प्रेशर था भाई हमारे पे। 3rd ईयर MBBS में जाके थोड़ा होश आया, ओ शिट ये किधर आ गए हैं, ओ हो ओ, लेकिन अब तो डिग्री पूरी करने का बर्डन, ओ माय गॉड। यूके आना वाज प्योरली माय डिसीजन। ये जो डॉक्टर इस बात से डिनाई करते हैं ना कि वो प्रेशर में डॉक्टर नहीं बने, उनमें बस इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच बोल सके। सारे नहीं, मोस्टली लोग पीयर प्रेशर से मेडिसिन में आते हैं। कोई 10-20% हैं जिनको समझ आ रही होती है, जिनको शौक होता है मेडिसिन, उनको करनी चाहिए। आई नो देसी पेरेंट्स बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करते हैं अपने बच्चे के लिए, अगर बच्चे की उस उम्र में अपनी कोई प्रेफरेंस ना हो, जो कि नहीं होती है FSC के लेवल पे, पता ही नहीं होता, बस मेहनती होते हैं, जिस तरफ मर्जी लगा दो चल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट डूइंग वेल इन दिस प्रोफेशन, आई लाइक दिस प्रोफेशन नाउ, अब इतने साल गुजर गए इसमें, बट सच बोल देना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन में करियर काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाया करे। मैट्रिक FSC के लेवल पे बच्चों को गैप ईयर्स लेने की परमिशन दी जाए कि वो जब अपने मेडिकल स्कूल से तंग आ जाए वो 1 साल का गैप ले ले। यहाँ बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है, हमारे पे वखरा प्रेशर होता है यार। हर साल किसी ना किसी स्टूडेंट की खुदकुशी की खबर आई होती है। अगर आप खुदकुशी नहीं करते तो आप अंदर से वैसे मर चुके होते हैं एंड तक। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, यू आर 60 years old and you are in your death bed regretting that you could have done something that you liked। मैं तो नहीं छोड़ रहा वो चीजें जो आई लाइक टू डू। मैं इस प्रोफेशन के साथ आपको करके दिखाऊंगा। देखते रहे, मुझे फॉलो करते रहे। जर्नी लंबी है लेकिन पॉसिबल है। सोसाइटी की ऐसी की तैसी यार। मेरे पे ये पीयर प्रेशर डाल के देखो तो सही कि ट्रेनिंग में चले जाओ, कंसल्टेंट बन जाओ, उम्र गुजर रही है, बच्चे पैदा कर लो, फिर बच्चे नहीं पैदा होंगे तुमसे बाद में। मैं बेइज्जती करता हूँ, मुंह पे करके तो दिखाए को मेरे से इस तरह की बात। इन्होंने जिंदगी तबाह कर दी है यार पीयर प्रेशर ने। आई एम सो डन विद लिविंग अदर पीपल्स लाइव्स एंड अदर पीपल्स ड्रीम्स। मैं अब अपनी लाइफ जीऊंगा यार। मैं तब कोई चीज करूंगा जब मुझे समझ आएगी, बस। मैंने USA जाना था, MLE देख के पूरा साल पढ़ के मैंने अब्बा जी को कहा, अब्बा जी मैंने CS देने जाना है, मेरे सारे क्लास फेलोज जा रहे हैं। अब्बा जी ने कहा, बेटा तुम एक ही बेटे हो, तुम ना जाओ। मैंने कहा अच्छा। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार पैसे खुद ही कमा के जाना है। मैंने थोड़ी कहा था मुझे एक ही बेटा पैदा करे, एक और कर लेते यार। अभी मैंने कल लगवाई है फ्लू जैब, और फ्लू जैब के बाद आपको थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है ना 1-2 दिन, लेकिन बुखार एक ऐसी कैफियत है उसमें आपको चीजें बहुत रोमांटिक लग रही होती हैं, आप वैसे ही बहुत हॉर्नी हुए होते हैं। ऐसा लगता है ना हल्की आंच पे कुछ पक रहा है आपके अंदर, आहिस्ता 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 आहिस्ता। मैं इस वक्त बिल्कुल हाई हूँ, मेरी बातों का माइंड ना कीजिएगा। मुझे कभी कभी बुखार हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज आई गेट टू रेस्ट, आई गेट टाइम फॉर माई सेल्फ। एंड फीवर मेक्स मी सी द वर्ल्ड थ्रू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर, जो कि नॉर्मल हेल्दी रूटीन में मैं नहीं देख सकता, बिकॉज यू आर हसलिंग, बट व्हेन यू सिट बैक, rest because of fever, you see the world from a different viewpoint. And then I have these deep thoughts in my mind सारी रात। Especially this one question has been bugging me throughout my life कि यार खुदा ने इंसान बनाया, खुदा ने तरबूज भी बनाया, और इंसान के दिल में खुदा ने तरबूज की मोहब्बत डाली। अब कभी कभी इतवार के दिन बंदा तरबूज लेके आता है घर, तो बंदे का दवाना मीठा निकल आता है। अब मीठा निकला है मुबारक हो, लेकिन जब वो खाना शुरू करता है तो इतने बीज यार, इतने बीज अल्लाह ताला। मैं एक फाड़ी लेता हूँ तो टेंशन होती है कि मैं रेड वाले हिस्से को एंजॉय करूँ, सेवर करूँ, या मैं थूकूं बीजों को। यार दरमियान में भी तो हो सकते थे बीज। अब खरबूजे के बीज दरमियान में है तो जो फाड़ियां हैं वो आराम से आप खा लेते हो बगैर किसी टेंशन के। तरबूज में बिखरे पड़े हैं काले काले बीज, मुंह देख रहे हैं आपका। आप ना बड़ी बुरकी ले रहे जोगे कि यार बीज भी अंदर चले जाएंगे, फिर निकलेंगे ऐसे आपके बाथरूम में से। मेरे एक दफा निकले थे, मैंने कहा यार ये क्यों है बीज इस तरह। तरबूज में कोई फेडरल हुकूमत क्यों नहीं है बीजों की, ये हर जगह क्यों डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है यार बीज। ये एक गिटक रख लेते यार तरबूज में, अल्लाह ताला क्या था, मतलब आसान हो जाता हमारे लिए, फड़प फड़प करके पूरा फाड़ी खा लेते, इतना मजा आता ना, उफ। लेकिन कहाँ हमारी जिंदगी में मजा। और ये मछली में कांटे क्यों होते हैं यार। अब मेरी अम्मी मछली का सालन बना लेती थी। यार सालन कौन बनाता है यार, सालन में शोरबे में बिखरे हुए हैं कांटे, दिल ही नहीं कर रहा खाने को। पहले कांटे निकालो आधा घंटा, फ्रस्ट्रेट होके तब तक भूख ही मर जाती थी। मुझे बहुत नफरत है फिश के सालन से यार। ये मैं वो फिश खाता हूँ जिसमें बड़ा कांटा हो एक, वो ऐसे करके निकालो, वो गया। बाकी मैं फिर चिकन की तरह खाता हूँ यार फिश। गिला किया मैंने खुदा से, अल्लाह ये इतनी मुश्किलात क्यों है जिंदगी। मेरे ख्याल से मोमिन की जिंदगी वैसी जो है ना, वो इम्तिहान है दुनिया उसके लिए, आखिरत है शायद हमारे लिए पता नहीं, आखिरत भी नहीं, पता नहीं क्या।
छोड़ो यार, अल्लाह हाफिज, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. Please like, share and subscribe and whatever.